हे गाइस, वेलकम टू पहल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। चलिए, आज हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका सेशन चल रहा है और इकोनॉमिक सर्वे में भी कृषि और संबंध क्षेत्र की क्लासेस चल रही है। इससे पहले जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर है वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, उस पे हमारी जो क्लासेज है वो हो चुकी है। ठीक है, अभी कृषि और संबंध क्षेत्र में क्या चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि कृषि है वो चाहे प्रीलिम्स में देखे मेंस में देखे तो सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो क्लियर टॉपिक दिया हुआ है कृषि और संबंध क्षेत्र का, तो किसी प्रकार का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, चाहे वह कृषि के विपणन से संबंधित है या विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें सब तरीके से तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पे हम उसका हम एक कहते हैं ना, जो अगर हम लें कि जो हमारी आर्थिक समीक्षा में दी गई है, अगर उसके डेटा अगर हम मेंस में लिखेंगे तो हमारा जो मार्क्स जो देने का है वो ज़्यादा आने के चांसेज हो जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के कृषि विपणन से संबंधित चल रही थी। कृषि विपणन से संबंधित हमारा जो पिछला सेशन था उसमें 2 योजनाएं मैं करवा चुकी हूँ। तो पहला है ना, आपको इसका मेंस में कैसे लिखेंगे मैं आपको बता दूं। प्रीलिम्स में तो जैसे मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाऊंगी बताती चली जाऊंगी कि ये प्रीलिम्स के हिसाब से, ये मेंस के हिसाब से है। तो जैसे कृषि विपणन से संबंधित क्यों ये क्लियर मेंस में दिया हुआ है तो इसके आने के चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं कि कृषि विपणन है इसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर टिप्पणी कीजिए। सीधे सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर टिप्पणी आ जाए तो कैसे लिखेंगे? एक तो आप ऐसे ना, जितना हो सके तो आप इसको इस हिसाब से लिखिए कि पहला तो कृषि विपणन के संबंध में जितनी भी चल रही योजना है वो बताइए। ठीक है, दूसरा कृषि विपणन पहले बताने से पहले हमें जो कृषि विपणन की जिसके ज़्यादा तो हम लिख नहीं सकते, पहले 2 ही लाइन में हम ऐसे थोड़ा सा संक्षिप्त इसका परिचय देते हैं कि कृषि विपणन है ये होता है, मार्केटिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करेगी वो बताना है। फिर इसके बाद में योजना क्या चल रही है वो बताएंगे। फिर इसके बाद में नीतियाँ कौन कौन सी है वो बताएंगे सरकार के द्वारा, और एक्स्ट्रा सरकार के द्वारा अन्य क्या प्रयास किए जा रही है, अन्य प्रयास वो बताएंगे। ठीक है, तो योजना के अंतर्गत तो जैसे योजना अभी भी मैंने जैसे बताया था, महात्मा ज्योतिबा फुले कृषि श्रमिक कल्याण योजना जो अभी हमारा पिछला सेशन था उसमें बताया था, एक वो बता दीजिए। किसान कलेवा योजना है वो बता दीजिए। इस हिसाब से लगाते चले जाइए। नीतियों के अंतर्गत जैसे ये अभी आज हम करेंगे कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, एक तो ये लगाएंगे। एक भारत सरकार की जैसे पूछे तो भारत सरकार की कृषि निर्यात नीति है वो लगाएंगे। अगर भारत सरकार की नहीं पूछी तो फिर हम राज्य सरकार के जो भी है वो लगाएंगे। अन्य प्रयास के अंतर्गत सरकार क्या करेगी, जैसे एक्सीलेंस सेंटर बना दिए तो वो लगा दिए। इसके अंतर्गत मेगा फूड पार्क हो गए या कृषि मंडी है उनके विकास के लिए क्या क्या प्रयास करी है, तो अन्य प्रयास के अंतर्गत ये सब आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि विषय कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। एक तो ये आ सकता है प्रीलिम्स में, सीधे सीधे क्या होता है क्वेश्चन आता है कि एक तरफ तो नीतियां नीतियां लिखेंगे और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे और कहेंगे कि सुमेलित कीजिए, सही युग में उनको सुमेलित कीजिए। जैसे यहाँ पे लिख दिया सौर ऊर्जा नीति 2019 की, पर्यटन नीति 2020 की और फिर हमारी राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि निर्यात नीति 2019 की। तो यहाँ पे वर्ष है वो चेंज कर देते हैं, 2020 लगा देते हैं, 2019 2018 इस हिसाब से लगा देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि 2019 की है। ठीक है, अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, तो ये 5 नंबर में सीधा सीधा मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है और इसका प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तो इसका पहली मुख्य विशेषता है कि समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना। विपणन का काम क्या होता है?
विपणन होती क्या है? फसल तो जैसे हो गई, फसल की कटाई भी हो गई। मान लीजिए किसान है, उसकी गेहूं आई तो गेहूं की कटाई के बाद जैसे गेहूं की निकाल लिया किसान ने, उसके बाद गेहूं के निकालने के बाद किसान का जो खेत है, खेत से उसको मंडी तक पहुंचाने की जितनी भी प्रक्रिया हैं, और मंडी के बाद की चाहिए उसका मंडी से मतलब जो स्थान होता है वहां तक पहुंचाने की जो भी प्रक्रिया है वो सब कृषि विपणन के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो कृषि विपणन में क्या है कि समूह आधारित कार्य प्रणाली के द्वारा फसल कटाई के बाद की हानि, कभी कभी क्या होता है कि फसल जैसे किसान ने काटी और उसके बाद क्या है कि जैसे फसल गेहूं है निकालने से पहले बारिश आ गई तो गेहूं उसका खराब हो गया। तो गेहूं खराब हो गया, या फिर उसने मान लो कि मंडी के अंतर्गत उसने गेहूं रखा हुआ था भर के, और बारिश आ गई तो बारिश से उसका गेहूं क्या है गीला हो गया, और उससे क्या है गेहूं क्या वो सड़ गया। तो इस प्रकार की जो फसल कटाई के बाद की हानि है उनको कम करने के लिए सरकार ने क्या किया कि ये कृषि नीति लेके आई है ताकि इनकी हानि कम से कम हो। दूसरा, किसानों के संगठनों की सहभागिता बताना। हमारे जो किसान संगठन है ना उनकी सहभागिता बताना ताकि क्या कृषि विपणन है उसको ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से लागू किया जा सके। दूसरा, किसान और उनके संगठनों की आपूर्ति में मूल्य समर्थन श्रृंखला की प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ाते हुए उनके आय में वृद्धि के उपाय करना। किसान और उनके संगठनों की प्रत्यक्ष भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, ताकि जो हमारी जो मंडियां हैं उनकी स्थिति को सुधारा जा सके, हमारी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनको सुधारा जा सके। किसान क्या है, किसान को प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है आपको पता है। सबसे पहले कि उनका जो हमारी कनेक्टिविटी है मंडी तक, और जैसे रोड हो गया तो वो इतनी खराब होती है कि किसान को मंडी तक अपनी फसल लेकर जाने में दिक्कत होती है। दूसरी क्या हो गया, मान लीजिए ये तो मैं गेहूं की बात कर रही हूँ, गेहूं तो फिर भी है कि थोड़ी देर बाद पहुंचेगा तो भी ये खराब नहीं होगा। सब्जी हो गई, फ्रूट्स हो गई, उनका क्या करेंगे, वो तो बहुत जल्दी खराब होती है ना। और ये पास की नहीं, मान लो अदर स्टेट में किसान अगर लेके जा रहा है तो क्या होगा, तो उसके लिए मान लीजिए उसको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए होता है, वो भी खराब है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट की उसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है, उसमें भी दिक्कत होती है। तीसरा, मंडी तक पहुंचने के लिए अगर पहुंच भी गया मान लो तो उसके बाद भी किसान की जो है खरीद में देरी होती है, वो भी दिक्कत होगी। तो इन सब को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा किसानों और उनके संगठनों की आपूर्ति और मूल्य संवर्धन श्रृंखला में प्रत्यक्ष भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास भी कर रही है। ठीक है। तीसरा, राज्य के उत्पादन बहुलता वाली विशिष्ट फसल जैसे जीरा, धनिया। उत्पादन बहुलता है राज्य में, ये हमें पता होना चाहिए कि जीरा और धनिया इनके मामले में राजस्थान हमारा है, अब वो काफ़ी अन्य राज्यों से काफ़ी आगे हम। तो इत्यादि के मूल्य संवर्धन और निर्यात को, मूल्य संवर्धन किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। जीरा और धनिया का मूल्य संवर्धन हो गया, जैसे मैं आपको बता दूं, मूल्य संवर्धन फूड प्रोसेसिंग होती है ना, फूड उनको प्रोसेस करके इस हिसाब से जैसे उनकी पैकेजिंग कर दी फूड की। तो जीरा है, जैसे जीरा का उत्पादन हुआ और हमारा जो वो गया जैसे मेगा फूड पार्क होते हैं उनमें गया, मेगा फूड पार्क में गया तो यहाँ तो उसकी पैकेजिंग हो गई, पैकेजिंग हो गई तो क्या जीरा जल्दी खराब नहीं होता, वो हो गया। पैकेजिंग के अलावा अन्य क्या होगा, जैसे हम कहते हैं ना जीरा से वो बनती है ड्रिंक्स बनती है ना, आपको ये जल जीरा आपको याद होगा, जैसे एक बार मेरे पापा लेके आए थे तब मुझे पता है, हालांकि मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था। तो वो बनाया जाता है, तो जिससे क्या है कि इनका मूल्य संवर्धन हो जाए और निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि राज्य का निर्यात कृषि क्षेत्र है उसमें अभी काफ़ी कम है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा कौशल विकास कर रोजगार का सृजन करना। खाद्य प्रसंस्करण ये टॉपिक है ना, ये हमारा मेंस में क्लियर दिया हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण अब की बार तो नहीं आया, नेक्स्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इससे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में। तो हमें पता है फूड प्रोसेसिंग कैसे होती है, फूड है वो गया कोल्ड स्टोरेज में गया, वहाँ से टमाटर का सॉस बना दिया, आलू का चिप्स बना दिया, तो ये सब खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आते हैं। तो खाद्य इसके लिए हमें क्या है कौशल की ज़रूरत होती है। ऐसे तो है नहीं कि मुझे नहीं आता, जैसे मैंने उठा लिया और बना दिया, नहीं बना सकते, इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत है। तो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के द्वारा कौशल विकास करो ताकि एक तो रोजगार का सृजन हो उसके, एक हमारा फूड है वो प्रोसेस्ड हो उसके, ताकि हम उसका निर्यात कर सके, मूल्य संवर्धन हो उसके उसका। ठीक है।
वित्तीय सहायता के प्रावधान। अब हमें बताइए कि बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाए कि इसके अंतर्गत हमारी राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति है, उसके अंतर्गत क्या क्या वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं। तो वित्तीय प्रोत्साहन के अंतर्गत क्या क्या आएगा। एक तो किसान और उनके संगठन के लिए कृषि प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास के लिए पूंजीगत अनुदान के रूप में परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 100 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए भी। किसान और उनके संगठन है ना, आप सॉरी गाइस, कृषि प्रसंस्करण और अवसंरचना अगर विकास कर रहे हैं, मान लीजिए कोई मेगा फूड पार्क स्थापित कर रहा है या अन्य प्रकार के कृषि अवसंरचना बना रहा है कि जिससे कि हमारी कृषि उत्पादन का प्रसंस्करण हो सके, या अवसंरचना मान लो कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या हुआ कि पूंजीगत अनुदान सरकार प्रोवाइड करवाएगी। कितनी प्रोवाइड करवाएगी। परियोजना लागत का अधिकतम तो 50% देगी परियोजना लागत का, या फिर अधिकतम 100 लाख रुपए देगी। इनसे मतलब 100 लाख या 50% देगी, 100 लाख से ज्यादा नहीं देगी। अगर मान लो परियोजना लागत 50% देगी या तो, या 100 लाख देगी, 100 लाख इससे ज्यादा नहीं देगी। ठीक है। सभी पात्र परियोजनाओं की परिचालन लागत को कम करने के लिए टर्म लोन पर 5% की ब्याज सब्सिडी पे प्रोवाइड कराएगी। परिचालन लागत है, मान लो कोई पात्र परियोजना है, सरकार की कृषि से संबंधित कोई भी परियोजना चालू कर दी, उसकी लागत तो होती है उसे चलाने में, तो उसको कम करने के लिए अगर हमने लोन दिया तो उस पर 5% की ब्याज सब्सिडी देगी। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना जैसे मोएगा फूड पार्क हो गई, इनमें पूंजी निवेश परियोजना लागत का 10% अतिरिक्त टॉप अप अनुदान अन्य उद्यमियों के लिए अधिकतम 50 लाख तक दिया। अगर भारत सरकार को स्थापित कर रही है ना, तो उस पर तो 10% का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, जितना भी है 10% का। और कोई अन्य उद्यमी मान लो स्थापित कर रहा है इसका, तो अधिकतम उसे 50 लाख तक दिया होगा। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र या पिछड़े हुए क्षेत्रों के जनजातीय किसानों संगठनों के पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है। यह महिला या युवा उद्यमी जिनकी आयु 35 वर्ष से कम हो को 1% के अतिरिक्त सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। ये स्टेटमेंट आ सकता है हमारा, है ना। ये थोड़ा डिफरेंट है, तो ये आने के चांसेस है। तो कि जनजातीय उपयोजना क्षेत्र है हमारी जो नीचे के जितने भी एरिया है ना, उदयपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, जिनमें जनजातीय उपयोजना चल रही है, या पिछड़े हुए क्षेत्र के जनजातीय किसानों की बात चल रही है, उनके तो पूर्ण स्वामित्व के होने चाहिए। या महिला और युवा उद्यमी हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम हो, ये आयु याद रखिए, आप पूछा जा सकता है, 35 वर्ष से कम हो, उनको 1% के अतिरिक्त सब्सिडी प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। परिवहन लागत कितनी है कि फल है या सब्जी है, फूल है या अन्य राज्य के बाजार में ले जाने के लिए 300 किलोमीटर, पता होना चाहिए आपको, 300 किलोमीटर परिवहन के लिए 3 वर्ष की अवधि तक 10 लाख से 15 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। मान लीजिए एक हमारे राज्य से, जैसे हमारे राज्य में हो गया संतरा, झालावाड़ में बहुत पैदा होता है, तो संतरा है, इसको लेके हमें जाना है भाई महाराष्ट्र, हम महाराष्ट्र जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र ऐसे तो है नहीं सीधी पहुंच गई, यहाँ तो रेल के माध्यम से जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा ना, रेल के माध्यम से या रोड के माध्यम से, ट्रक आदि के माध्यम से अगर ले जा रहे हैं फल सब्जी या फूलों को अन्य राज्य के बाजार में ले जा रहे हैं, तो सरकार क्या करी है कि 300 किलोमीटर परिवहन तक तो हमें देगी, 3 साल की अवधि तक 10 लाख से 15 लाख का सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है। जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार चाहती है कि जैविक उत्पादों का अधिकतम उपयोग हो। आजकल तो जैसे बात चल रही है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की, तो उसके लिए जैविक उत्पाद तैयार कर सके, ताकि हम उसमें जैविक उत्पाद कौन कौन से होते हैं जिसमें रसायनों का या तो बहुत ही अल्प मात्रा में या कह दीजिए शून्य मात्रा में उपयोग किया गया है ना, शून्य मात्रा में उपयोग है, उन्हें कहते हैं जैविक उत्पाद। उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करेगी कि 5 वर्ष की अवधि तक अधिकतम 20 लाख प्रति वर्ष का प्रावधान करेगी, प्रति वर्ष 5 साल तक देगी 20 लाख रुपए का। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे कि 3 वर्ष की अवधि तक अधिकतम 10 लाख से 15 लाख तक का प्रावधान देगी। कृषि उत्पाद का निर्यात जैसे हम यहाँ तो सीधे उनको किया जाता है, अन्य राज्यों को हमने निर्यात कर दिया, तो उसके लिए निर्यात को बढ़ावा दे रहा है, तो 3 वर्ष की अवधि तक क्या करेंगे 10 लाख से 15 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है।
तो इतने सारी वित्तीय प्रावधान है, तो ये वैसे प्रीलिम्स में आने के इनके चांसेस कम है, कुछ कुछ को छोड़ के। जैसे एक तो ये आ सकता है प्रीलिम्स में, तो ये हमें पता होना चाहिए, और एक ये आ सकता है, ये शायद कॉलेज लेक्चरर का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हुआ था ना जीएस का, उसमें शायद ये पूछा गया था, मुझे कंफर्म तो याद नहीं है, पर ये 2-4 स्टेटमेंट इनके हैं जो आपको प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावना है। बाकी मेंस में इसके जो या तो विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, वित्तीय सहायता के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आ गया भाई मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो हर जगह ही पूछा जाता है। पहले मैं आपको बता दूं कि कृषक कल्याण कोष शुरू किया गया। कृषक कल्याण कोष किस लिए शुरू किया गया कि किसानों को व्यापार और खेती करने में आसानी हेतु। मान लीजिए किसान है, उनको किसी भी परियोजना है उसके लिए पैसा चाहिए, या फिर किसानों को व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, तो सरकार क्या करेगी कि कृषक कल्याण कोष गठित कर दिया, इससे किसानों को जो वित्तीय सहायता है वो प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। कब शुरू किया गया था ये, तो इसके आने के चांसेस है, ये डेट तो मैं कह रही हूँ रट ही लीजिए आप, 16 दिसंबर 2019 को किया गया था। 16 दिसंबर, अधिकतर सरकार की जितनी भी योजना है ना वो 18 या 17 दिसंबर में मिलेगी आपको, पर यहाँ पे 16 दिसंबर 2019 की बात चल रही है, उसको गठित किया गया था। स्टार्टिंग में कितने का था, 1000 करोड़ का किया गया था, 1000 करोड़, पर वर्तमान में राशि बढ़ा के वर्तमान में 2000 करोड़ का। ये स्टेटमेंट हमसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में यह 1000 करोड़ का है तो गलत हो जाएगा, इसमें राशि होगी हमारी 2000 करोड़ की, पर गठित 1000 करोड़ से किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि फूड प्रोसेसिंग हमारा क्लियर दिया हुआ है मेंस के अंतर्गत, तो ये योजना है ना कहीं भी लिखने के काम आएगी हमारे मेंस में, प्रीलिम्स में पूछने के चांसेस नहीं है इसके। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यूनियन, खाद्य प्रसंस्करण किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया, कि जो हमारे मेगा फूड पार्क है उनके माध्यम से, या एग्रीकल्चर पार्क वहाँ पे ले जाके क्या करेंगे हम, जैसे टमाटर से सॉस बन गई, तो ये फूड क्या है, टमाटर खराब हो जाता है जल्दी से, टमाटर से अगर हमने सॉस बना दिया तो उसकी खराब होने की संभावना कम हो जाती है, उसकी जो खराब होने की अवधि है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, वो खराब नहीं होती। और आलू से चिप्स बना दिया, तो आलू तो वैसे हमें पता है कि जल्दी से, वैसे तो आलू कितने दिन रह पाता है, नहीं रह पाता। अगर हम उनसे चिप्स बना ली तो चिप्स तो हमें पता है पैकेज्ड है, हो गया, पैकेज्ड फूड के अंतर्गत आ गया, तो चिप्स इतना जल्दी खराब नहीं होती। और एक इनका क्या है कि निर्यात भी हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, निर्यात आसानी से कर सकते हैं। इस कारण सरकार क्या कर रही है, फूड प्रोसेसिंग उद्योग है उसको बढ़ावा दे रही है। हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग उद्योग कृषि प्रधान होने के बावजूद बहुत ही कम है। इससे एक तो फायदा होगा कि हमारे जो कृषि उत्पाद है वो खराब नहीं होंगे, दूसरा आय, किसानों के आय में बढ़ोतरी होगी, तीसरा अगर ऐसी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां अगर हम स्थापित करेंगे तो इससे जो रोजगार है उनमें वृद्धि होगी, ये भी पता है। और राज्य के जो वित्त है उसका, तो राजकोष है उसमें तो वृद्धि होगी तो होगी ही। ठीक है, तो ये क्या है, प्रधानमंत्री नाम से पता है, तो भारत सरकार की योजना है, तो भारत सरकार के खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना है। लिखे तब उसको मंत्रालय लिखे तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, तो वो लिखा जाना चाहिए। फिर इसके उद्देश्य, आपकी बार जितनी भी योजनाएं थी ना उनके क्या उद्देश्य है, क्या विशेषता है, ये इनका मेन रहा था। तो उद्देश्य पूछा जा सकता है, तो देश का जो असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दे। संगठित की बात नहीं हो रही यहाँ पे, असंगठित की बात हो रही है, ताकि छोटे छोटे हमारी, जैसे हमारा हस्तशिल्प उद्योग है वो असंगठित है, उसी प्रकार खाद्य प्रसंस्करण को भी असंगठित उद्योग है उसको बढ़ावा दिया जा सके। कि जिस क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा है, कहीं पे संतरा का है, कहीं पे अनार का है, कहीं पे जीरा का अधिक है, कहीं पे धनिया अधिक है, तो जिस क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा है वहाँ पे छोटे छोटे किसान उत्पादक संगठन हैं या फिर स्वयं सहायता संगठन है, उनकी सहायता से हम असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा दे सकते हैं। ये इसका उद्देश्य है। नोडल एजेंसी कौन होगी, राजस्थान राज्य का कृषि विपणन बोर्ड है ना, राजस्थान राज्य, ये इसके नोडल एजेंसी, आपको याद होना चाहिए, ये लिखना भी है। ठीक है ना, और उसके प्रीलिम्स में भी पूछ ले कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना की नोडल एजेंसी कौन है, तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। जैसे क्वेश्चन आया था ना कि जन आधार योजना है, उसकी नोडल एजेंसी कौन सी है,
तो उसका आयोजना विभाग था नोडल एजेंसी। तो यहाँ पे राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड इसके नोडल एजेंसी। वित्त पोषण केंद्र राज्य का अनुपात है 60-40 का, मैंने कहा था अधिकतम में यही है, ठीक है। अब योजना के उद्देश्य क्या हैं? तो योजना के उद्देश्य चल रहे हैं ना, ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत करके संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण करा। मैंने कहा था असंगठित, यहाँ पे देखिए असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास तो करना है, पर यह असंगठित है, मान लो इन्होंने बना दिया, खाद्य प्रसंस्करण तो कर लिया, पर अन्य क्षेत्र में इसकी आपूर्ति कैसे करेंगे? तो इसके ब्रांडिंग के लिए, विपणन को मजबूत करने के लिए संगठित जो आपूर्ति श्रृंखला है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके साथ इसको एकीकरण करना है। विद्यमान 2 लाख उद्यमों को औपचारिक ढांचे में लाना है। 2 लाख उद्यम देखिए पहले से ही है इसके अंतर्गत, उनको औपचारिक ढांचे के अंतर्गत लेकर आना है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार शोध को, ये तो हर ही योजना के अंतर्गत होता है। कहीं भी हाजिर नवाचार और शोध तो हम पक्का लिखते ही लिखते हैं, नवाचार शोध को बढ़ावा देना है, ठीक है। मेंस में है तो ये 2 वर्ड तो आपको याद होने ही चाहिए कि नवाचार और शोध को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में ऋण सुविधा में वृद्धि करना, ये भी कुछ ऐसे ये पेट चीजें होती है जो आपको याद रहनी चाहिए। ऋण सुविधा योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऋण सुविधा बढ़ावा देना, नवाचार शोध को बढ़ावा देना, ये चीजें आएंगी। उद्यमों में वृद्धि हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना, ये हर जगह काम आएगी ये 3 चीजें, नवाचार शोध, ऋण सुविधा, उद्यमों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं आता हो ना, किसी भी योजना मेंस में आ गई तो कम से कम ये 3 चीजें तो लिख ही दीजिए, तो कम से कम आधा नंबर जरूर दे दे वो आपको। हाँ, जल संसाधन आ गया भाई, राज्य का जल संसाधन। मैंने कहा था कि अगर देश के कुल जल संसाधन की हम बात करें तो राज्य में लगभग 1% ही जल है, ठीक है। राजस्थान वैसे हमें पता है 61% भाग पे मरुस्थल है, यहाँ पे औसत वर्षा है वो बहुत कम है, औसत वर्षा। अब जैसे ना इसमें दे रखा है 52 सेंटीमीटर और कहीं कहीं पे लिखा होता है 57 सेंटीमीटर, तो हालांकि ये कहीं पे भी नहीं पूछा जाएगा, पर अगर मेंस में कहीं भी लिखना हो ना तो ये काम आ सकता है हमें कि 52 सेंटीमीटर या 57 सेंटीमीटर। खैर इतना कोई ध्यान नहीं देता कि 52 सेंटीमीटर 57 सेंटीमीटर, पर आपको डेटा है वो मेंस में अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे ये डेटा आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो राज्य में लघु मध्यम और वृहद सिंचाई परियोजनाओं से 39.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी सिंचित भूमि है वो कितनी है, तो 39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हमारी उपलब्ध है, ठीक है ना। लघु मध्यम और वृहद, लघु कौन सी होती है? लघु वह होती है जिसमें 2000 हेक्टेयर है, हेक्टेयर भूमि है, हेक्टेयर से कम भूमि, ठीक है। 2000 हेक्टेयर से कम भूमि सिंचित होती है वो तो होती है लघु। मध्यम कौन सी होती है? 2000 हेक्टेयर से लेके 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि जो भी आती है सिंचित होती है तो वो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। वृहद सिंचाई परियोजना कौन सी होती है? जो 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि अगर सिंचित हो रही है तो वो आती है वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। हमारे राजस्थान में लघु सिंचाई परियोजना से अधिकतर है वो संचालित होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा पूछा जा सकता है कि राज्य में लघु या वृहद सिंचाई परियोजना से अधिकतर सिंचाई होती है, तो वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, लघु सिंचाई परियोजना से हमारा होता है, ठीक है। हालांकि ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको कहीं काम नहीं आएगा आगे, ठीक है ना। मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना मोस्ट एंड मोस्ट परियोजना है, इसका पूछा जा सकता है कि मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना है जो एक तो उद्देश्य क्या है इसका ये पूछा जा सकता है, एक किसके द्वारा वित्त पोषित है ये भी पूछा जा सकता है। तो हमारा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना एनडीबी, इसके द्वारा वित्त पोषित है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के पुनर्गठन है, तो हमें बताया कि इंदिरा गांधी नहर है उसमें लीकेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पानी जितना भी आता है उसमें अधिकतर लीकेज हो जाता है, तो इससे पानी है वो खराब होता है। तो वेस्टेज पानी की रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है कि इसकी रीलाइनिंग कर रही है, रीलाइनिंग कर रही है, रीलाइनिंग कर रही है ना, तो इससे क्या हुआ कि रीलाइनिंग करेंगे तो पानी की जो लीकेज होता है वो कम हो जाएगा और उससे क्या जो दूरस्थ एरिया है वहाँ तक पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी।
तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के पुनर्गठन हेतु मरुक्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना है। इसका लाभ हमें पता है इंदिरा गांधी कहाँ कहाँ जाती है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, इन जिलों को लाभ मिलेगा। और परियोजना की अवधि 5 वर्ष है। ठीक है, तो 3 चीज याद रखिए, एनडीबी द्वारा वित्त पोषित है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसके पुनर्गठन के लिए, और परियोजना की अवधि 5 वर्ष है। सिंचाई परियोजनाएं, ये तो मान लीजिए प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन तो सिंचाई परियोजना का आता ही आता है। तो सिंचाई परियोजना कैसे आता है ये क्वेश्चन, तो ये तो मोस्ट मान लीजिए आप याद कर लीजिए, यहाँ पे इतनी दी हुई थी तो ये मैंने आपको लिख दी। और जो भी परियोजना इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है कि कोई भी उठा ली और पूछ ले, जो यहाँ तो आर्थिक समीक्षा में दी होती है वो पूछा जाता है, या फिर जो करंट में चल रही है, सरकार ने किसी की घोषणा की है, वो पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ इसके अंतर्गत इतनी यहाँ बजट में दी होती है, बजट आपको करवाया जा रहा है, जैसे बीच बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हमारे जो करंट अफेयर का सेशन चल रहा है 22 सहारण, उसमें बताई जा रही है आपको। तो परवन बजट में भी जितनी भी है वो वहाँ पे बता दी जाएगी, और यहाँ पे आर्थिक समीक्षा की मैं आपको बता दे रही हूँ। परवन झालावाड़ की है, परवन याद कर दीजिए झालावाड़ की, टकली कोटा की है, पीपल खुंट प्रतापगढ़ की है, गागरिन झालावाड़ की है, लाशी 12 की है, और हथिया देवी 12 की है। ठीक है, तो ये सिंचाई परियोजना है, इनको आप याद कर लीजिए, इनको ऐसे पूछ लेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे सिंचाई परियोजना, परियोजना, और यहाँ पे जिला, फिर कहेंगे यहाँ पे परियोजना आ जाएगी, यहाँ पे जिला आ जाएगा। अब आप इनको सुमेलित करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये आपको इस हिसाब से क्वेश्चन पक्का आपको आरपीएससी के किसी भी क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है। ठीक है, नर्मदा नहर परियोजना, ये मोस्ट है, ये क्वेश्चन आएगा आपका, मैं आपको बता दूं, आप याद कर लीजिए। भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसमें जालोर और बाड़मेर जिलों के 2.46 लाख हेक्टेयर के पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई अनिवार्य की गई है। ये आने के बहुत ज़्यादा है कि कौन सी परियोजना है जिसमें स्प्रिंकलर सिंचाई अनिवार्य की गई है, तो हमें पता होना चाहिए नर्मदा नहर परियोजना है, उसमें स्प्रिंकलर सिंचाई अनिवार्य की गई है। और इसका लाभ किस किस को मिलेगा, जालोर और बाड़मेर को मिलेगा। ठीक है ना। नवनीरा बैराज क्या है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पे मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, 2018 का हुआ था ना, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन था पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पे, मैं आपको बता दूं लॉन्ग क्वेश्चन था। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना 13 जिलों में चल रही है हमारे, जो ये हो गया ना, नाम से ही पता है पूर्वी राजस्थान, तो इधर के 13 जिले हैं, इनमें क्या हुआ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो हमारी चंबल हो गई, कुन्नू हो गई, पार्वती हो गई, ये जितनी भी जो नदियां हैं इनको क्या करेंगे, लिंक करेंगे, और लिंक करके इनका जो एक्सेस पानी है उसको उन क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा जहां पे पानी की कमी है। ठीक है, अभिन्न हिस्सा है हमारा नवनीरा बैराज, अवधि इसकी 2023-24 के अंतर्गत है, 2023-24। ठीक है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना, इसमें क्या है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जायका ये द्वारा वित्त, ये तो आप याद ही कर लीजिए सारी परियोजना किस किस के द्वारा वित्त पोषित है। तो ये राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना एक तो मेंस में भी काम आएगी लिखने के, और एक यहाँ पे प्रीलिम्स में भी काम आएगी, जायका द्वारा वित्त पोषित है ये। ठीक है, परियोजना के तहत 27 जिले भाई एकदम याद कर लो, 137 सिंचाई परियोजना है, इनके पुनर्वास और जीर्णोद्धार का कार्य किया जाना। परियोजना के क्रियान्वयन से 4.70 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो ये है ना, ये क्या आएगा मेंस में आने के चांसेस है। जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना सीधा सीधा पूछा जा सकता है, पहले ये लगा दीजिए वित्त पोषण किसके द्वारा होता है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के द्वारा। परियोजना के तहत 27 जिलों की होगी, 137 सिंचाई परियोजना होगी, उनका यहाँ तो पुनर्वास करना, यहाँ जीर्णोद्धार करना, बांध होगी ना हमारी टूट फूट गई उनका, तो उनका क्या पुनरुद्धार करवाना है इसके अंतर्गत। क्रियान्वयन से कितना फायदा किस किस को होगा, 4.70 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है उसके किसान लाभान्वित होंगे। ठीक है, चलिएगा ये जहाज का हमारा ये सेशन यहीं पे खत्म होता है।
हमारा जो नेक्स्ट होगा वो भी शायद जल संसाधन है, उसके बारे में अभी और कुछ योजनाएं बाकी रह गई है, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, हमारी नेक्स्ट ट्रेडिशन डे है उसको किया जाएगा। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।